हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गोपाल सुमानी। मैंने एक वीडियो सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा था वेरियस एएस और एनडीएस में डिफरेंसेस। तो उसी सीरीज के कंटिन्यूएशन में आज ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ जिसमें हम डिस्कस करेंगे एएस 23, एनडीएस 23 और एएस 16 में डिफरेंसेस। तो हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने पॉइंट्स लिख रखे हैं जिसके बेसिस पे हम देखेंगे क्या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहला तो एएस एनडीएस का नंबर है 23, एएस है 16 बोरोइंग कॉस्ट। नाम दोनों का सेम है, बोरोइंग कॉस्ट। अब हम देखते हैं क्या क्या डिफरेंसेस है। पहली बात आती है एप्लीकेबिलिटी से रिलेटेड। तो जो एनडीएस 23 है वो एक स्पेसिफिक एक्सक्लूजन प्रोवाइड कराता है। वो क्या होता है कि ऐसी कोई क्वालिफाइंग असेट जो कि मेजर होती है फेयर वैल्यू पे, तो उस पे ये इंडेस अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ऐसी कोई क्वालिफाइंग एसेट जो फेयर वैल्यू पे मेजर होती है उस पे इंडेस 23 अप्लाई नहीं होगा। जैसे क्या होता है बायोलॉजिकल एसेट जो कि फेयर वैल्यू पे मेजर होती है उन पे इंडेस 23 अप्लाई नहीं होगा। और जो एएस 16 है ऐसा कोई एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड नहीं कराता है, नो सच एक्सक्लूजन। मतलब फेयर वैल्यू पे जो मेजर होती है उन एसेट के लिए ऐसा कोई एक्सक्लूजन प्रोवाइड नहीं कराता है एएस 16। ठीक है, तो ये है हमारा पहला डिफरेंस। दूसरा होता है बोरिंग कॉस्ट के रिलेटेड। तो जो एएस 16 है वो बोरिंग कॉस्ट में मेनली 5 चीजें इंक्लूड करता है। सबसे पहला होता है इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्जेस, जो भी लोन है उससे रिलेटेड। दूसरा होता है अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट एंड प्रीमियम और प्रीमियम। कोई भी लोन है उससे रिलेटेड कोई भी डिस्काउंट या प्रीमियम है उसका अमोर्टाइजेशन। तीसरा है अमोर्टाइजेशन ऑफ एंसिलरी कॉस्ट, जो भी लोन से रिलेटेड एंसिलरी कॉस्ट है उसका अमोर्टाइजेशन। चौथा होता है फाइनेंस चार्जेस, इन केस ऑफ फाइनेंस लीज। फाइनेंस चार्जेस, फाइनेंस लीज के केस में जो फाइनेंस चार्जेस है वो। और लास्ट होता है एक्सचेंज डिफरेंसेस, एक्सचेंज रेट differences to the extent related which are related to interest cost, to the extent related to interest cost और interest expenses। तो ये 5 चीजें एएस 16 कहता है कि these will be considered as borrowing cost। कोई भी इंटरेस्ट या कमिटमेंट चार्ज है, अमोर्टाइजेशन ऑफ डिस्काउंट और प्रीमियम जो भी लोन से रिलेटेड है, कोई भी लोन से रिलेटेड एंसिलरी कॉस्ट है उसका अमोर्टाइजेशन, फाइनेंस चार्जेस फाइनेंस लीज के केस में या सिमिलर एग्रीमेंट में कोई भी फाइनेंस चार्ज होता है उसके केस में, और एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस वही जो कि इंटरेस्ट एक्सपेंस से रिलेटेड है। ठीक है, ये 5 चीजें इंक्लूड करते हैं बोरोइंग कॉस्ट में एएस 16 के अकॉर्डिंग। अब जब हम बात करते हैं एएस 23 की, तो ये एज इट इज एक्सचेंज रेट वाला पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है, इंटरेस्ट वाला पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है, फाइनेंस चार्जेस वाला पॉइंट इसमें इंक्लूडेड है। ठीक है, ये दोनों अमोर्टाइजेशन वाला पार्ट इसमें इंक्लूडेड नहीं है, और ये जो दो है पॉइंट ये इसमें शामिल नहीं करते जब हम बोरोइंग कॉस्ट क्या होती है एज पर एएस 23, तो उसमें ये दो चीजें शामिल नहीं है। इंटरेस्ट है, फाइनेंस चार्जेस है फाइनेंस लीज के केस में, और एक्सचेंज रेट डिफरेंसेस है टू द एक्सटेंट दोज आर रिलेटेड टू इंटरेस्ट एक्सपेंस। और एक और डिफरेंस ये है कि जब इंडेस में हम इंटरेस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इंटरेस्ट के लिए जो हम रेट लेते हैं वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लेनी होती है, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। और इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट क्या होती है? वो रेट जो कि एज पर इंडेस 39 जो कि है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट रिकॉग्निशन एंड मेजरमेंट। तो ये 3 पॉइंट ऐसे कैसे हैं, ये 2 पॉइंट शामिल नहीं है। और इसमें भी इंटरेस्ट के लिए हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लेनी है जो कि इन डेज 39 में बता रखी है, उस अकॉर्डिंग हमें इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट लेनी है इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए।
तो ये डिफरेंस है बोरिंग कॉस्ट की डेफिनेशन में और कैलकुलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट होता है सब्सटेंशियल पीरियड। तो सब्सटेंशियल पीरियड के लिए इस सब्सटेंशियल पीरियड, इसमें AS16 में हमें एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करा रखा है कि सब्सटेंशियल पीरियड क्या होता है। उसमें बोल रखा है कि सब्सटेंशियल पीरियड जनरली जो होता है 12 मंथ्स का होता है, अनलेस उससे कोई लॉन्गर या शॉर्टर पीरियड जस्टिफाई हो। तो यहाँ हमें प्रॉपर डेफिनेशन तो नहीं है, बट एटलीस्ट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड कर रखा है कि जनरली ये जो पीरियड होगा वो 12 मंथ्स का होगा, और अगर लॉन्गर और शॉर्टर पीरियड जस्टिफाई कर सकते हैं तो वो हमारा सब्सटेंशियल पीरियड होगा। जबकि इंड एज 23 होता है, वो कोई भी नो एक्सप्लेनेशन, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई भी डेफिनेशन नहीं है सब्सटेंशियल पीरियड की। ठीक है, ये हमारा तीसरा पॉइंट हुआ। और चौथा है डिस्क्लोजर का। तो AS16 होता है वो दो डिस्क्लोजर करने को बोलता है। एक तो अकाउंटिंग पॉलिसी कि बोरिंग कॉस्ट के लिए हमें जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी यूज की है वो डिस्क्लोज करनी है, और अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट की मतलब जो भी बोरिंग कॉस्ट हमें कैपिटलाइज की है वो अमाउंट हमें डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, अब ये अमाउंट वाला तो ये भी इंड एज 23 प्रोवाइड करता है कि जो भी हमने अमाउंट ऑफ बोरिंग कॉस्ट हमने कैपिटलाइज की वो डिस्क्लोज करनी है। ठीक है, बट ये अकाउंटिंग पॉलिसी वाला डिस्क्लोजर ये प्रोवाइड नहीं करा था। ठीक है, बट ये एडिशनल डिस्क्लोजर प्रोवाइड करने को बोलता है कि जो भी हमने कैपिटलाइज्ड रेट यूज की है, कैपिटलाइज्ड रेट मतलब बोरिंग कॉस्ट डिटरमाइन करने के लिए जो भी कैपिटलाइज्ड रेट यूज की है वो हमें डिस्क्लोज करनी है। तो ये भी दो डिस्क्लोजर प्रोवाइड करता है, ये भी दो प्रोवाइड करता है, बट जो इंड एज 23 वो अकाउंटिंग पॉलिसी का प्रोवाइड नहीं करा के कैपिटलाइज्ड रेट जो भी बोरिंग कॉस्ट डिटरमाइन करने के कैपिटलाइज्ड रेट यूज की है उसका डिस्क्लोजर करने के लिए बोलता है। तो ये बेसिकली हमारे 4 पॉइंट है, और उसके बेसिस पे हमने डिस्कस किया कि क्या क्या की डिफरेंसेस हैं इंड एज 23 में और AS16 में। आई होप मेरे वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे, आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे और आप लोगों के लिए यूजफुल होंगे। मैं इसके और भी इसके वीडियो सीरीज में डालूंगा डिफरेंस इन AS एंड इंड AS। ओके, तो आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आपको पता चल जाएगा कि जब भी मैं वीडियो डालूंगा आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो। और अगर ऐसा कोई वीडियो, ऐसा कोई टॉपिक आपको लगता है कि जो इम्पोर्टेंट है, डिफिकल्ट है और काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल होगा, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैं उसका वीडियो अपलोड करूंगा अच्छे से एक्सप्लेन करके। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।